Hello everyone, welcome to my channel UGC Net HRM classes. जैसा कि हम यूनिट 1 कर रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, आज हमारा कुछ फोकस रहेगा कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम उनको फोकस करते हुए उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. So without wasting time, let's start with the topic. First of all, this is my brief introduction मेरे first time viewers के लिए. और सबसे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हमारा पहला टॉपिक है मेंसबर्ग 5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जो आप इजीली रिकॉल करने के लिए रिवीजन के टाइम ये आपके काम आएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कहीं सेव कर लो यूनिट 1 के जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, और फिर उसको आप रिवाइज कर सकते हो और आप इजीली इसको याद कर सकते हो. इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन हैं. सो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ कि क्या है. सबसे पहले इसमें मेंसबर्ग ने क्या बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली इवॉल्व करता है कैसे, 5 स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन से. 5 स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इवॉल्व करता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट होता है, उसके मैकेनिज्म होते हैं, सब कुछ वो अपने इन्वायरमेंट जिसमें वो डील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाता है. तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए ये एक डायग्राम है जो आप याद कर लेना. सबसे पहले यहाँ पे एक होता है, यहाँ होता है स्ट्रैटेजिक एपेक्स. जहाँ स्ट्रैटेजिक एपिक्स काम करता है वो होता है सिंपल स्ट्रक्चर. ठीक है. मिडिल में आपका आ जाएगा मिडिल लेवल, एंड इधर आपका सपोर्ट स्टाफ आ जाएंगे जिसमें आपका म्यूचुअल एडजस्टमेंट पे जो काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग वाले, कस्टमर सर्विस वाले. म्यूचुअल एडजस्टमेंट याद रखना. ठीक है. इसमें हाउस कीपिंग, कस्टमर सर्विस, ये सब आ जाते हैं. एक है ऑपरेटिव कोर. ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी से डील करता है. जहाँ पे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है वहाँ डील करें. एक है टेक्नो स्ट्रक्चर. टेक्नो स्ट्रक्चर वो है जहाँ पे आपके प्लानर्स, एनालिस्ट, ट्रेनर्स, इस तरह के लोग आ जाते हैं. ठीक है. ये आपका टेक्नो स्ट्रक्चर जो है वो मशीन ब्यूरोक्रेसी से डील करता है. तो सबसे पहले आते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में. सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, मतलब डिसीजन मेकिंग सीईओ के पास होता है. सिर्फ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग सीईओ के पास रहेगा. और फ्लेक्सिबल एंड क्विक डिसीजंस होते हैं, रूल्स प्रोसीड्योर्स इसको फॉलो किए जाते हैं. ठीक है. जहाँ भी सेंट्रलाइज है तो रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स तो फॉलो होंगे ही. ठीक है. और फ्लेक्सिबल एंड क्विक डिसीजन.
इसका एडवांटेजेस ये हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग फास्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगा, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये है कि लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे एक लीडर पे। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग टाइम पे जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन को जब ग्रो करना होगा तो लोग एक ही लीडर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है आपका स्मॉल स्टार्टअप के लिए बेस्ट है, या फैमिली बिजनेस जो चल रहा है। दूसरा क्या है आपका मशीन ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी आपका जो है वो बहुत फॉर्मलाइज्ड होता है, हायरार्की बहुत क्लियर होती है, फॉर्मलाइज्ड होता है, हाईली फॉर्मलाइज्ड होता है ये, और हायरार्की बहुत क्लियर होती है। ब्यूरोक्रेसी वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, हायरार्की इसमें क्लियर होती है। स्टैंडर्ड रूटीन वर्क, रेपिटेटिव वर्क पे काम करता है ये रूटीन एंड रेपिटेटिव वर्क में काम करेगा। और इसका ये है कि एक जैसा अगर कोई काम करता है ऑब्वियसली तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका जो एक्स्ट्रा वेस्टेज कम होगा। तो वेस्टेज कम होगा तो इस वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी वो चीज़, और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो फिर। लेकिन इनोवेशन कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ के पास यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ के पास बहुत डिसएडवांटेज है, लेस इनोवेशन, एंड एम्प्लॉयज़ के पास जो है लिटिल ऑटोनॉमी है, बहुत थोड़ा सा उनके पास पावर होता है कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो वो अकॉर्डिंग टू जो रिपीटेटिव नेचर का काम है वो करते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका आ गया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो एक जैसा ही बनाना होता है। अब कोई व्हील्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो सेम तरह की व्हील ही मैन्युफैक्चर होती जाती है, तो उनकी एफिशिएंसी उस चीज़ में बढ़ जाती है, और उनका जो वेस्टेज है वो घटेगा, उस वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ये पोजेसेस करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एम्प्लॉयज़ के पास ऑटोनॉमी है, क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है। सो कोऑर्डिनेशन अचीव होता है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है, ऑटोनॉमी रहती है एम्प्लॉयज़ के पास, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज की वजह से उनके पास ये ऑटोनॉमी रहती है, वो प्रोफेशनलिज्म। तो हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विस मिल सकती है, एम्प्लॉय बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि कोऑर्डिनेशन अमंग प्रोफेशनल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हॉस्पिटल्स, जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनकी स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से उनके पास ऑटोनॉमी है कि भाई अब उनके काम में अगर कोई दूसरा इंटरफेयर करेगा तो वो उसको नहीं कर पाएंगे, या लॉ फर्म्स जो हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग डील करेंगे क्योंकि उनके पास उस चीज़ की नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। फोर्थ वन इज डिविजनलाइज्ड फॉर्म। डिविजनलाइज्ड फॉर्म में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइड हो जाता है यहाँ पे सेपरेट डिवीजन में। सेपरेट डिवीजन में डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, मार्केट ज्योग्राफी के बेसिस पे,
और हर डिवीज़न जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो है मॉनिटर करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस को। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि जो जो काम कर रहा है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, वो स्पेसिफिक मार्केट को फोकस करेगा। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इजी रहता है क्योंकि आप एक प्रॉपर डिवीज़न को देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस आप इजीली इवैल्यूएट कर पाओगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इजी होता है। लेकिन कंपटीशन जो है वो डिविजन्स में आपस में ही कंपटीशन होने लगता है। मतलब एक कंपनी में है डिफरेंट डिवीज़न, वो डिवीज़न कंपनी में ही कंपटीशन बढ़ जाता है। ये सब एमएनसीज में काम करता है। अच्छा, एमएनसीज जिनकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस होती है ना, उनमें अच्छा काम करता है। फिफ्थ वन इज एडोक्रेसी। वन सेकेंड। एडोक्रेसी, दिस वन इज फ्लेक्सिबल और डिसेंट्रलाइज होता है। फ्लेक्सिबल भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड भी होते हैं। टीम्स जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है। और कम्युनिकेशन यहाँ इनफॉर्मल चलता है। यहाँ पे इनोवेशन हाई रहता है। इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है उसको अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन रोल एम्बिगेटी रहता है, नहीं पता होता है किसको क्या करना होता है, क्योंकि सब लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है सब कोई, तो वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कोऑर्डिनेशन कॉस्ट नहीं हो पाता है, हाई रहता है कोऑर्डिनेशन कॉस्ट। इसका एग्जाम्पल आपके लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टिंग फर्म। तो अभी ये एडवोकेसी म्यूचुअल एडजस्टमेंट पे आ जाता है। म्यूचुअल एडजस्टमेंट पे आ गया। और यहाँ सपोर्ट स्टाफ मैंने इसमें बता दिया, सपोर्ट स्टाफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो गया। और यहाँ पे जो है वो सेलेक्टिव, कहीं कहीं पे यहाँ सेलेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, सेलेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया डिसेंट्रलाइजेशन को। डिविजनलाइज्ड फॉर्म आपका हो जाता है मिडिल लाइन के लिए, ये आपका हो जाता है मिडिल लाइन के लिए डिविजनलाइज्ड फॉर्म। और ये इसमें स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट। और यहाँ पे आपका प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ स्किल। ये आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आया है प्रीवियसली। और ऑपरेटिंग कोर पे काम करता है ये, मैंने इधर मेंशन भी किया है इस डायग्राम में ये सब। तो सिंपल स्ट्रक्चर आपका डायरेक्ट सुपरविजन पे हो गया, स्ट्रेटेजिक एपेक्स पे काम करता है, मशीन ब्यूरोक्रेसी आपका स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, ठीक है। और ये टेक्नो स्ट्रक्चर पे हो गया, काम करता है। नाउ अब हम बढ़ते हैं ये मिन्सबर्ग स्ट्रैटेजिक मोड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की तरफ। तो इसमें आपका 4 मोड है, एक एंटरप्रेन्योरियल मोड, एक अडेप्टिव मोड, अडेप्टिव और प्लानिंग मोड। अडेप्टिव मोड जो है आपका ये रिएक्टिव मोड में आता है। अडेप्टिव मोड कम्स इन reactive mode, reactive, and planning is proactive, ठीक है। तो मैं इसी में इसको बता देती हूँ। एंटरप्रेन्योरियल होता है, ये सिंगल पावरफुल लीडर होता है, जो सिंगल
पावरफुल लीडर। इसमें फोकस ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज पे रहती है। ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। डिसीजंस यहाँ पे इंट्यूटिव होता है, लीडर के विजन पे डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि एक पावरफुल लीडर है, वही जो डिसीजन लेगा वो होगा। तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो गया। रिस्क टेकिंग हाई रहता है, विजन ड्रिवन रहता है, विजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम होता है, विजन ड्रिवन। इनोवेटिव हो सकता है, क्विक रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये स्टार्टअप्स में काम करेगा। अडेप्टिव जो है ये स्मॉल स्ट्रैटेजी जो है वो स्मॉल एडजस्टमेंट से के साथ काम होता है यहाँ। ठीक है, स्मॉल एडजस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये रिएक्टिव फेज होता है यहाँ पे प्रॉब्लम से, और वो फिक्स प्लान्स करता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे रिटेल कंपनी वो अपना प्राइस चेंज करती है कस्टमर के डिमांड पे, जैसे रिएक्शन देता है, जैसा कस्टमर अगर अच्छा उसको 1 सेकेंड, कस्टमर अगर अच्छा किसी चीज़ को रिएक्शन दे रहा है तो वो उसका प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल आपका रिटेल कंपनी हो जाएगा। प्लानिंग मोड, ये फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस होता है, मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है डेटा को बिफोर मेकिंग डिसीजन। एनालिसिस होता है यहाँ पे डेटा का बिफोर मेकिंग डिसीजन। एंड लास्ट वन इज लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म। लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म, ये वर्ड आपका दिया हुआ है क्विन का। ये क्विन का दिया हुआ है। इसमें क्या है, एनवायरनमेंट जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ भी काम आप करो तो कंसेंसस के साथ करो, बिल्ड कंसेंसस। बिल्ड कंसेंसस, ठीक है, लॉजिक के बेसिस पे आगे का स्टेप लेना, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म। ठीक है, एडगर शीन्स ऑर्गेनाइजेशनल रोल, तो इसमें 3 रोल आ जाते हैं एडगर शीन के। पहला है इंक्लूजनरी, ये भी एग्जाम में आया है, इंक्लूजनरी डायमेंशन, जहाँ पे आप किससे बिलोंग कर रहे हैं, हु यू बिलोंग विद, आप किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उसको फोकस करता है। सॉरी, विथ, हु यू बिलोंग विथ, आप किसको फोकस करें, किस ग्रुप को फोकस करें। टीम डिपार्टमेंट को यूनिट को बताता है कि एम्प्लॉय कहाँ से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल वो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो किससे बिलोंग कर रहा है। सेकेंड वन इज फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन में ये टास्क डायमेंशन होता है कि आप काम क्या कर रहे हो उस पे ये काम वर्क करता है। ठीक है, जॉब और फंक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, उस पे बात करता है। बाय एन इंडिविजुअल, सो ये डिफाइन करता है क्या चीज, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होने लगेगी यहाँ पे। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज स्पेशलाइजेशन, ये सब आ जाते हैं यहाँ। नेक्स्ट है हायरार्कियल। हायरार्कियल तो आपका लेवल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे हो जाता है।
हायरार्कियल डायमेंशन, ये आपका रैंक डायमेंशन होता है। मतलब आपके लेवल ऑफ अथॉरिटी इसके बेसिस पे होता है कि आप किस पोजीशन पे हैं। आप टॉप मैनेजमेंट पे हो, मिडिल लेवल पे हो, व्हाट इज़ माय पोजीशन और अथॉरिटी उसके ऊपर डिवाइड होता है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर हो, एम्प्लॉय हो, क्या हो, उसके ऊपर डिवाइड होता है। मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रिया कोई है जो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजर है। तो इसमें एचआर डिपार्टमेंट जो है ये इंक्लूजनरी हो गया, ठीक है। रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो फंक्शनल में आ गया, और ये मिडिल लेवल मैनेजर है, ये हायरार्कियल में आ गया। ठीक है, ये मैंने इसका एक चार्ट बना दिया है जिससे आप इजीली रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, उस टाइम उसमें काम आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल एडगर शीन्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी है एक, जो एग्जाम में पूछा जाता है। शीन्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसमें होता है आर्टिफैक्ट्स, स्पाउस्ड वैल्यूज, underlying assumptions। तो आर्टिफैक्ट्स जो आप विजिबल हो, जो चीज़ दिख रहा हो, विजिबल, ठीक है। इसमें आ गया आपका ड्रेस कोड, जो चीज़ दिख रहा है कि आप किस चीज़ से बिलोंग कर रहे हो। ऑफिस लेआउट, स्पाउस्ड वैल्यूज आपका मिशन, विजन, ये सब आ जाते हैं। एथिक्स, कस्टमर फोकस, ये सब स्पाउस्ड वैल्यूज में आ जाते हैं। तो ये स्टेटेड बिलीफ जो हो गया ना, stated belief and values that comes in espoused values. Next one is underlying assumptions, basic underlying assumption, मतलब unconscious beliefs किसी people, one second, अनकॉन्शियस बिलीफ, किसी के बारे में ऑलरेडी बिलीव बना के रखना, बिलीव किसी पीपल, किसी वर्क, ट्रस्ट, अथॉरिटीज के बेसिस पे, belief about people, trust, work, authority के बेसिस पे काम करना। ये हो गया आपका अंडरलाइंग अजम्पशंस में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और कोई टॉपिक, वन सेकेंड, लेट मी चेक। वन इज, दो टॉपिक इसके अंदर और है, शीन्स के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। एक है शीन्स इम्पोर्टेंस, 3 levels of importance of activities, ठीक है। इसमें आ जाता है, एक है पाइवोटल जो एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब होना ही चाहिए, एसेंशियल टू ऑर्गेनाइजेशन। एक हो जाएगा रेलेवेंट, मतलब ज़रूरी है लेकिन एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है, बट नॉट एसेंशियल। एक है पेरिफेरल,
पेरिफेरल होगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट बिहेवियर। सो शीन्स जो है, एक ये हो गया पाइवोटल, रेलिवेंट एंड पेरिफेरल। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है, जैसे विजन मिशन, उसके बिना नहीं चल सकता है। रेलिवेंट जो जरूर डिजायरेबल है, जरूरी है लेकिन एसेंशियल नहीं। पेरिफेरल अनइम्पॉर्टेंट बिहेवियर, मतलब ठीक है, हो गया। लेवल्स ऑफ कल्चर कर लिया, और एडगर शीन्स लेवल्स ऑफ कल्चर हो गया। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मॉडल, डायमेंशंस, ऑर्गेनाइजेशनल रोल हो गया। सो अब हम बढ़ते हैं, एक इसके अंदर एक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आ जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या आता है? तो वर्क स्पेशलाइजेशन, ये तो आप जान ही रहे हो, किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होना, किसी वर्क में। सेकेंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स होम। फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी जहाँ है वहाँ वन बॉस फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। वन मैन और वन सर्वेंट ऑलवेज सर्व वन मैन वन मास्टर, ये लुथर गिलिक ने कहा था, गिलिक एंड उर्विक ने कहा था। फिफ्थ वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है। एंड लास्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। ये माइकल पोर्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट है पोर्टर्स, ये 5 फोर्सेस हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, इसके अंदर 5 फोर्स के अंदर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री, जो न्यू एंट्रेंट्स है उनको, उनके लिए थ्रेट मतलब ईज होगा विथ विच न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर करेंगे इंडस्ट्री में, तो उसके लिए। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर पावर एंड सप्लायर पावर, दिस इज अ बार्गेनिंग पावर। This is also bargaining. Threats of substitution and rivalry among existing competitives. So ये हो गया आपका 5 forces model. Next is one second, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। 5 फोर्स जो होंगे मॉडल में, कि ये बताता है, ये मॉडल कैसे हेल्प करेगा एनालाइज करने में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। एनालाइज कॉम्पिटिटिव, कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना अट्रैक्ट कर रही है कोई इंडस्ट्री, ठीक है। इंटेंसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। सो सबसे पहले आ गया थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रेंट्स के लिए थ्रेट। तो कोई भी कंपनी अगर किसी फील्ड में जाना चाहेगी, वो देखेगी कितना इजी है इसमें घुसना, इस इंडस्ट्री में जाना इजी है या नहीं है, कि मुश्किल है, उसमें कितने थ्रेट्स हैं। सेकेंड वो देखेगी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कि एबिलिटी है सप्लायर की कि नहीं है प्राइस इंक्रीज या रिड्यूस करने पे क्वालिटी के।
तो एबिलिटी यहाँ पे चेक होता है सप्लायर का टू इंक्रीज प्राइस और रिड्यूस क्वालिटी, या क्वालिटी रिड्यूस होगा तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। फिर बायर का मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, मतलब कस्टमर की, यहाँ पे सप्लायर की चेक हुई, अब यहाँ कस्टमर की चेक होगी कि वो नेगोशिएट करके लोअर प्राइस या बेटर क्वालिटी पे ला सकता है या नहीं ला सकता है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, मतलब अवेलेबिलिटी क्या है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कितने हैं उसके जगह पे, कि अगर आप बढ़ाएंगे रेट तो लोग दूसरे प्रोडक्ट के है उनके पास कि नहीं है जो उनके सेम नीड को सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को देखेंगे यहाँ पे। एंड लास्ट इज राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, ये तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन देख रहा है, तो हमें नाम से ही पता चल जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, करेंट फर्म्स से कितना कंपटीशन है। नेक्स्ट वन यहाँ पे मैंने ये भी बना दिया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जेनेरिक स्ट्रैटेजी, तो कैसे फर्म गेन करेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये जो जेनेरिक स्ट्रैटेजीज है ना, ये बताता है हाउ फर्म will gain competitive advantage. How firm will gain कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारे माइकल पोर्टर के जो मॉडल्स हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है, ठीक है, यहाँ लोएस्ट कॉस्ट पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन, ये ऑफर करेगा यूनिक प्रोडक्ट पे बात करेगा। ये डिफरेंशिएशन जो है ये यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस जो वैल्यूड हो बाय कस्टमर, और सर्विस वैल्यूड बाय कस्टमर। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट फोकस, ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी पे बात करता है फॉर ए स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट के लिए, ठीक है। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, यहाँ लोएस्ट कॉस्ट की बात है, ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी पे है स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट के लिए। The fourth one is differentiation focus, ये यूनिक प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट नीश मार्केट के लिए, जो एकदम हटके जो मार्केट है ना उसके लिए। वन सेकेंड, यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस फॉर नीश मार्केट, ठीक है। नाउ पोर्टर्स वैल्यू चेन, ये मैंने बता दिया। पोर्टर्स वैल्यू चेन में आपका ये प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं और सपोर्ट एक्टिविटीज होते हैं। वन सेकेंड, आई विल टेल यू हियर। Porter's value chain, one is primary activity,
अदर वन इज सपोर्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आता है। तो प्राइमरी में आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, markets and sales, सर्विस एंड सपोर्ट में आपका फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, इस सब से डील करेगा। सो 5 फोर्सेस आपका जो है वो इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को डील करेगा। 5 फोर्स कॉम्पिटिटिवनेस को डील करेगा। और जेनेरिक स्ट्रैटेजी जो है ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कराएगा। एंड वैल्यू चेन जो है वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा। वैल्यू चेन, वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज। सो ये माइकल पॉटर के मॉडल हो गए जो मैंने बता दिया, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। सो one more thing is there which I left, sorry. It's a Michael Porter diamond model. डायमंड मॉडल, इसमें एक होता है फैक्टर कंडीशन जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल इसके ऊपर बेस्ड होता है फैक्टर कंडीशन। एक होता है डिमांड कंडीशन, वो मतलब कितना डिमांड है, डोमेस्टिक कस्टमर ड्राइव इनोवेशंस उसको देखते हैं, सोफिस्टिकेटेड और डिमांडिंग है कि नहीं है ये कस्टमर ड्राइव। थर्ड वन इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। तो एफिशिएंट सप्लायर्स, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं कि नहीं है उस पे फोकस करते हैं। एंड लास्ट वन इज फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी पे डील करता है। राइवलरी मतलब कैसे फर्म्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, मैनेज्ड होंगे और डोमेस्टिकली compete करेंगे, ठीक है। और दो एडिशनल इन्फ्लुएंसेस है, एक है गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन, टैक्सेशन, रेगुलेशन, ये सब कॉम्पिटिटिवनेस को या तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा या तो वीक बना देगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, एजुकेशन पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है चांस, चांस जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर, ये सब जो है चांस में आ गया। तो ये इससे भी आपका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो अफेक्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। if you like my video please like, share and subscribe my channel। and मैंने already इस पे 2 recently बनाया है वीडियो,
प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के बाकी 2 मैंने पहले बना रखा है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी जो इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स इसमें आते हैं 1-2 क्लास में, वो ख़त्म करके हम लोग इस यूनिट का जितने भी PYQs हैं वो करेंगे फुल डिटेल में। So thank you for today, and please like, share and subscribe my channel.